नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। तो उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारी सीरीज चल रही थी वह चल रही थी पवार वंश। तो पवार वंश में भी हम पिछले बहुत पार्टों में पवार वंश के शासकों के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी पृथ्वीपति शाह की। तो पृथ्वीपति शाह के बाद जो अगला शासक आया वह आया हमारा फतेहपति शाह। ठीक है, 42वां शासक था फतेहपति शाह। और इसके समय की बात करें या कार्यकाल की बात करें तो इसका जो समय रहा शासन का वह रहा 1664 से 1617 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो फतेहपति की जो अल्पायु थी उसके कारण इसका जो संरक्षक बना आरंभ में वह बना पृथ्वीपति। ठीक है, तो पृथ्वीपति का जो भाई था, ठीक है, उसने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इसलिए जो पृथ्वीपति है इसने अपने ही शासनकाल में अपने पुत्र को यानी कि पृथ्वीपति के पुत्र फतेहपति शाह को अल्पायु में ही इसने क्या कर दिया था, गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, इसका भाई कौन था, मेदनी शाह। ठीक है, मेदनी शाह के विरोध के कारण इसने पृथ्वी ने अपने पुत्र को फतेहपति को अल्पायु में ही गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और यहाँ से ये क्या रहा, पृथ्वी ही इसका क्या रहा, संरक्षक रहा। और इसके बाद पृथ्वी की मृत्यु के बाद राजमाता कटौची क्या रही, इसकी संरक्षिका रही 1668 से। यानी कि 4 साल कौन रहा, पृथ्वीपति रहा। फिर 4 साल बाद 1668 से 1684 तक जो इसकी अन्य संरक्षक रही वह रही हमारा राजमाता कटौची। ठीक है, तो यह सबसे लंबा 52 वर्ष तक शासन करने वाला पहला पवार शासक है। ठीक है, जो इसका राज्यभिषेक हुआ था 1684 में हुआ था। ठीक, और पवार वंश का इस समय क्या था, ये स्वर्णकाल था। सवाल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पवार वंश का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फतेहपति शाह के समय को कहा जाता है। ठीक है, इसने भी क्या किया, अपने चारों दिशाओं में अभियान चलाए। पहला अभियान इसने किया सिरमौर युद्ध 1685 में किया, अपने अभिषेक के अगले साल। ठीक है, जहां पे रुद्र प्रकाश और मेदिनी प्रकाश के साथ इसने युद्ध किया और जिसमें क्या हुई, इसकी विजय हुई। ठीक है, इसके बाद इसने अगला युद्ध किया, भंगाड़ी का युद्ध कहा जाता है इसे। 1688 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध ये क्या किया था, इसने युद्ध किया था जिसमें इसको क्या मिली, विजय मिली। ठीक है, और इसी युद्ध का वर्णन जो है गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक विचित्र नाटक में भी मिलता है, प्रमाणित है ये। ठीक है, फिर इसके बाद 1696 में इसने सहारनपुर यानी कि यूपी क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पे अपना अधिकार कर फतेहपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, 1696 उसी वर्ष इसने दापा पर अभियान किया और विजय प्राप्त की। ठीक है, इसने हर जगह पे अपना आक्रमण ही किया था। फिर 1698 से, ये 1600 होगा, 1200 नहीं, 1698 से 1610 तक यानी कि टोटल 12 वर्ष तक इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, परंतु इसको हमेशा क्या मिली, कुमाऊं में हारे मिली। ठीक है, और मुख्यतः इसने कुमाऊं पर 4 बार आक्रमण किए थे। पूछ लेगा कभी सवाल कि कुमाऊं पर 4 बार आक्रमण किसने किए थे, तो फतेहपति ने किए थे। ठीक है, पहला आक्रमण इसने किया था बाज बहादुर चंद से, जिसमें इसकी क्या रही, पराजय रही और चंद क्या रहे, विजित रहे। ठीक है, और इसी युद्ध में जो बाज बहादुर चंद है वह गढ़वाल से अल्मोड़ा क्या लाया, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लाया, जो इसने अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर जो वर्तमान में भी है वहां पे क्या की, स्थापित की स्वर्ण मूर्ति को। ठीक है, वर्तमान में स्वर्ण मूर्ति तो वहां पे नहीं है, परंतु हाँ नंदा देवी मंदिर अभी भी क्या है, अस्तित्व में है और बहुत ही मान्यता है नंदा देवी मंदिर की। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग जो बाजार है वहीं पे ही स्थित है नंदा देवी मंदिर। ठीक है, तो वहां पे इसने आक्रमण करके जो गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति क्या थी लाया था उसको स्थापित किया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने फिर 1679 में पुनः आक्रमण किया और चांदपुर गढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर इसने दूसरा आक्रमण किया, बधानगढ़ का युद्ध कहते हैं जिसे, उद्योग चंद के खिलाफ।
ठीक है, जिसमें उज्जो चंद क्या रहा, विजित रहा। फिर तीसरा आक्रमण किया 1699 में, यह भी बदाणगढ़ में ही किया, जिसमें जो फतेहपति शाह है वह पुनः क्या रहा, पराजित रहा। और इस समय जो चंद शासक था वह कौन था, ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद भी इस युद्ध में स्वर्ण मूर्ति लाया था, पुनः इसने भी युद्ध लड़ा, जीता। बाज बहादुर चंद की तरह ये भी क्या लाया, स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा वापस लाया। ठीक है, स्वर्ण मूर्ति जीत के लाया वहां से। ठीक है, फिर इसके बाद 1730 में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह को पुनः पराजित किया। ठीक है, और इसके बाद चौथा युद्ध इसने लड़ा जगतचंद से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध में जगतचंद ने संपूर्ण गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, संपूर्ण गढ़वाल पर कब्जा करके जगतचंद ने कहाँ पे अपना स्थान डाल दिया, श्रीनगर पे। ठीक है, श्रीनगर उस समय पे पवारों की राजधानी थी, वहां पे डेरा डाल दिया जगतचंद ने। और जो फतेहपति शाह है यह अपनी पत्नी के साथ देहरादून भाग गया। ठीक है, और श्रीनगर पे कब्जा हो जाता है कुमाऊं के शासक जगतचंद का। ठीक है, यानी कि गढ़वाल अब किसके कब्जे में है, चंद शासकों के कब्जे में है। ठीक है, तो जैसे ही चंद शासकों के कब्जे में गढ़वाल आया तो फतेहपति ने एक चाल चली। इसने पुरिया नैथानी नामक एक ब्राह्मण को किसके पास भेजा, जगतचंद के पास भेजा। ठीक है, 1709 में श्रीनगर में जब कब्जा हुआ तो जगतचंद से मिलने आया पुरिया नैथानी। ये एक ब्राह्मण था और बहुत ही बुद्धिजीवी ब्राह्मण था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जगतचंद को अपनी बातों में बहला फुसला कर उसको क्या कर दिया, कन्वेंस कर दिया, और उससे कहा कि आप तो इतने महान राजा हो, आप इस छोटे से राज्य का क्या करोगे, एक काम करो। ठीक है, आप इसको क्या करो कि ब्राह्मणों में दान कर दो। ठीक है, तो इसकी बातों में आकर जगतचंद ने क्या किया, श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दे दिया, यानी कि ब्राह्मणों को क्या किया, इसने दान करवा दिया, यानी कि ब्राह्मणों को दान करके जगतचंद कुमाऊं वापस आ गया। ठीक है, अब पुरिया नैथानी जो था, इसकी आप बुद्धिमत्ता को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसने 1668 में पहले ही दिल्ली जाकर औरंगजेब से जजिया कर माफ करा दिया। ठीक है, गढ़वाल में जजिया कर इसने औरंगजेब से बात करके, ठीक है, औरंगजेब जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था, उससे इसने जजिया कर माफ करवा दिया। तो वो जगतचंद से तो कुछ भी करवा सकता था। ठीक है, तो इससे आप लोग मान सकते हैं कि पुरिया नैथानी किस तरीके से एक व्यक्ति था, बुद्धिजीवी था। ठीक है, पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, जैसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, वैसे ही पुरिया नैथानी को कहा जाता है गढ़वाल का चाणक्य। इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही जगतचंद श्रीनगर को छोड़ के वापस आया 1709 में, ठीक है, तो 1710 में इसकी वापसी हो रही थी कहाँ को, कुमाऊं में। और बागेश्वर के रास्ते में जब ये और इसकी सेना थक हार के आराम कर रही थी, तो पुरिया नैथानी ने फतेहपति को यह बात बताई, और फतेहपति ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वह थक गया था जगतचंद, तो जगतचंद की क्या हो गई, हार हो गई। और एक तरीके से जो गढ़वाल दान में किया था उसने, जगतचंद ने, उसको पुनः किसने जीत लिया, फतेहपति शाह ने जीत लिया। ठीक है, फिर इसके बाद फतेहपति के जो शासन में गुरुराम राय का आगमन हुआ। ठीक है, गुरुराम राय, और गुरुराम राय 1675 में श्रीनगर में आए और 1676 में देहरादून में आए, और 1676 में ही इन्होंने देहरादून में फतेहपति ने गुरुराम राय को 3 गांव दान किए। ठीक है, 1676 में फतेहपति शाह ने गुरुराम राय को 3 गांव दान किए, कौन कौन से, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामरारी। ठीक है, और जहां पे गुरुराम राय ने खुड़बुड़ा नामक स्थान पे अपना क्या डाला, डेरा डाला, और वहां पे डेरा डालने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, डेरा दून पड़ा। ठीक है, और बाद में देहरादून से यह परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, देहरादून। ठीक है, पूछता है कि देहरादून का नाम किस लिए पड़ा, तो देहरादून का नाम देहरादून इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे गुरुराम राय ने क्या डाला था, अपना डेरा डाला था, इसीलिए इसको देहरादून से संबोधित किया गया। ठीक है, और इसके बाद गुरुराम राय ने देहरादून में दरबार साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की। ठीक है, जो कि मुगल शैली में निर्मित है। फतेहपति के बाद अगला शासक आया उपेंद्र शाह।
इसका शासनकाल कुछ खास नहीं रहा, 6-7 मंथ इसने शासन किया और इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु हुई दीपावली के दिन, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है, इतना मेरे को नहीं लगता पूछेगा, परंतु आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसकी मृत्यु किस दिन हुई थी? दीपावली के दिन हुई थी। उपेंद्र के बाद आया अगला शासक दिलीप शाह। इसका शासनकाल रहा 1716 से 1717 तक, ठीक है। यहाँ पे एक मिसिंग है, 1717 तक, यानी कि इसने भी कुछ 7-8 मंथ या 1 साल करीबन इसने क्या किया? शासन किया। इसके शासनकाल में भी कुछ खास नहीं है। फिर आया अगला शासक प्रदीप शाह। प्रदीप शाह मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में गद्दी में बैठा। और अगर आपको पता है कि एक बच्चा अगर गद्दी में बैठेगा तो उसकी संरक्षिका रहेगी, तो इसकी जो संरक्षिका रही वह रही जिया रानी कनकदेई, ठीक है, जिसको रानी राज कहा जाता है। और इसके बाद जब ये शासनकाल में आया तो रणचूला हाट का युद्ध लड़ा इसने 1723 में देवीचंद के साथ, जिसमें देवीचंद की क्या हुई? हार हुई। फिर इसके बाद इसने कल्याण चंद पंचम के, ठीक है, लड़की की शादी में अपने यहाँ से 2 दूत भेजे, जिनमें बंधु मित्र व लक्ष्मीधर ओझा थे, और जहाँ से इन दोनों के बीच यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच थोड़े संबंध मधुर हो गए। तो कल्याण चंद के समय पे ही मैंने बताया था आपको, कुमाऊं में जब कल्याण चंद था तो इसके समय पे रोहिल्लों का कुमाऊं पे आक्रमण हो गया था, और रोहिल्लों ने क्या किया था? अल्मोड़ा में अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो जब उनसे संधि हुई तो रोहिल्लों ने एक बात रखी थी कि उनको क्या दिया जाए? 3 लाख रुपए दिए जाए तो वो वहाँ से चले जाएंगे। परंतु उस समय कल्याण चंद का यानी कि चंद शासन का राजकोष क्या था? रिक्त था। तो इसकी मदद के लिए कल्याण चंद हमारा पवार शासक प्रदीप शाह ने क्या किया था? इसकी मदद के लिए 3 लाख रुपए इसको दिए थे, और इस फिर कल्याण चंद ने वह 3 लाख रुपए रोहिल्लों को देकर रोहिल्लों को कुमाऊं से निकाला था, ठीक है। इसने क्या किया था? गुरुद्वारा साहिब को 5 गांव दान दिए थे, जिसमें धामूवाला, मियाँवाला, वाड़ी व भूतवाला ग्राम इसने क्या किए? गुरुद्वारा साहिब को दान किए। गुरुद्वारा साहिब को दान करने का मतलब ये है कि इन गांवों से अब जो है राजा कर वसूल नहीं करेगा। अब जो ये कर होगा वह कर राजा को ना देकर किसको जाएगा? इन गांवों का कर गुरुद्वारे को जाएगा, ठीक है। तो दान देने का मतलब यही था कि अब वहां पे जो कर व्यवस्था है वह पूरी किसकी रहेगी? गुरुद्वारा की रहेगी। वहां के जितने भी व्यक्ति हैं वह अब डायरेक्ट कर किसको देंगे? गुरुद्वारे को देंगे, ना कि राजा को, ठीक है। इसका राजकवि था मेघाकर शर्मा, इस जिसकी प्रमुख रचना है रामायण प्रदीप, ठीक है। मौलाराम इसका तस्वीरदार था। इसने प्रदीप शाह का एक चित्र बनाया जो कि अभी वर्तमान में भी अस्तित्व में है, ठीक है। इसने मानसा ही तिमासा नामक एक मुद्रा भी बनाई थी, ठीक है। इसका एक सिक्का आज भी लखनऊ के संग्रहालय में स्थित है, ठीक है, यानी कि है, ठीक है। फिर प्रदीप शाह के बाद आया अगला शासक ललित शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे। देखिए इसकी जो शादी हुई थी वह इसकी 2 पत्नियां थी। एक थी कांगड़ा की, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की, जिससे इसको 2 पुत्र हुए थे, जय कीर्ति शाह और प्रीतम शाह। दूसरी इसकी बीवी थी नेपाल की यानी कि डोटी की, जिससे इसको पुत्र हुआ था प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह, ठीक है। तो इसके 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों के लिए इसने सोचा था कि ये 4 क्षेत्रों में आक्रमण करेगा और 4 क्षेत्रों को अपने अलग अलग पुत्र को दे देगा, ठीक है। तो इसकी इसी चाह के लिए इसने आक्रमण किया अपने सभी जगह। इसके समय पे सबसे पहले 1772 में गुज्जरों ने क्या किया था? दून पर आक्रमण किया। 1778 से ये 79 होगा, ठीक है। 78 और 79 में यह सिरमौर पर आक्रमण करता है, ठीक है, जिसमें इसको सफलता नहीं मिली। फिर 1789 में इसने मोहनचंद के साथ बग्वाली पोखर युद्ध किया, जिसमें ललित शाह विजित रहा। मैंने बताया था कि जैसे ही मोहनचंद हारा तो कुमाऊं पर किसका राज हो गया? अब गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल शासक यानी कि ललित शाह का वहां पे क्या हो गया? राज हो गया। और जिसके बाद इसने अपने पुत्र जो कि डोटी रानी से हुआ था प्रद्युमन शाह को
दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में वहां पे कुमाऊं पे शासन करने के लिए छोड़ दिया, जिसने प्रद्युमन चंद नाम से अपना क्या किया, कुमाऊं पे शासन किया। ये बात हम चंद वंश में कर चुके हैं, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और जैसे ही यह कुमाऊं पर विजय प्राप्त करके वापस लौटा 1780 में, कुमाऊं से लौटते समय दुलड़ी नामक स्थान पर इसकी मलेरिया से क्या होगी, मृत्यु होगी। तो इसकी मृत्यु के कारण जो अगला शासक बना इसका पुत्र, हिमाचल प्रदेश की जो इसकी बीवी थी उसका पुत्र जय कीर्ति शाह अब क्या बना, अगला शासक बना गढ़वाल का। ठीक है, तो यह गढ़वाल के इतिहास में सबसे परेशान राजा था। इसके समय जो खंडूरी और डोभाल थे इसके राजदरबारी, उनके बीच आंतरिक षड्यंत्र शुरू हो गया था। इसमें जो डोभाल था वह मुक्तकार था। कृपाराम डोभाल उस समय क्या था, एक मुक्तकार था, और फौजदार नित्यानंद खंडूरी, इन दोनों के बीच क्या हो गया, आपसी विवाद हो गया। इन दोनों के आपसी विवाद को सुलझाने में राजा इतना परेशान हो गया कि वह इसी में उलझता रहा और आंतरिक षड्यंत्रों में ही फंसा रह गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके क्षेत्र के लोग थे या इसके दरबारी थे, उन्होंने इसको भड़काना भी शुरू कर दिया कि जो कुमाऊं है वह तेरे पिताजी ने जीता है, तो कुमाऊं का राजा भी तूने होना चाहिए। तो ऐसे करके प्रद्युमन चंद के यानी कि प्रद्युमन शाह के विरुद्ध भी इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। तो ये आपसी ही षड्यंत्र में फंसा का फंसा ही रह गया। ठीक है, तो दून क्षेत्र का जो इसका फौजदार था घमंडी सिंह, यह श्रीनगर आया और श्रीनगर में लूटपाट करते हुए इसने राजा के सामने ही कृपाराम का सर काट दिया। ठीक है, सर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ, सिक्कों का निरंतर इसके दून क्षेत्र पर आक्रमण होता रहा। ठीक है, तो 1783 में सिक्कों से भयंकर युद्ध के बाद जय कीर्ति शाह ने एक संधि कर ली, जिसमें इन्होंने एक राखी कर नामक संधि की, जिसमें इस 4000 रुपये प्रतिवर्ष इसको क्या देना था, सिक्कों को राखी कर देना था, यानी कि रक्षा कर देना था। ठीक है, इस रक्षा कर के बदले सिक्क क्या करते, इसकी रक्षा करते। ठीक है, 1785 में इसने गढ़वाल पर 1785 में गढ़वाल पर हर्षदेव जोशी ने अपना आक्रमण किया। ठीक है, माली डेवल युद्ध कहा जाता है जिसे, जिस समय जोशाणी कांड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1786 में दून पर रोहिल्लों का गुलाम कादिर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। इसके समय राजकोष क्या हो गया, पूरा रिक्त हो गया। मैंने बताया था कि ये आंतरिक षड्यंत्रों से क्या रहा, बहुत परेशान रहा। और इसी के साथ साथ इसने एक गलती की कि इसने मौला राम को 60 गांव दान दे दिए। ठीक है, 60 गांव दान देना मतलब कि वहां से कर ना आना। ठीक है, तो इसलिए भी इसका राजकोष रिक्त हो गया। और अंततः इसने आंतरिक षड्यंत्रों से और अपने राज दरबार की स्थिति को देखते हुए आंतरिक षड्यंत्रों से परेशान होकर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में खाना पीना छोड़ दिया, और अंततः इसकी भूख प्यास से क्या होगी, मृत्यु होगी, यानी कि इसने अन्न जल का त्याग करके अपना देह त्याग दिया। ठीक है, और इतिहासकारों का मानना है कि जब इसकी ऐसी कुगत हुई, ऐसी स्थिति हुई, तो इसकी जो रानियां थी उन्होंने बहुत बद्दुआएं दी थी पवार वंश को कि अब ये आगे नहीं बढ़े करके। तो वहाँ से पवार वंश की एक तरीके से कुगत शुरू हो गई। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे जय कीर्ति शाह की मृत्यु हुई, तो प्रद्युमन शाह कुमाऊं में खबर पहुंची उसे, तो प्रद्युमन शाह कुमाऊं को हर्षदेव जोशी को सौंप के गढ़वाल वापस आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये वापस आया तो यह भी क्या रहा, उन चीज़ों से परेशान रहा। यह पूर्ववर्ती पवार शासन का अंतिम शासक रहा। ठीक है, इसी के समय 1791 में गोरखों ने लंगूड़गढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, 1790 में ये कहाँ थे, कुमाऊं पर थे। जैसे ही कुमाऊं विजित किया तो इन्होंने फिर पुनः कहाँ आक्रमण किया, गोरखों ने गढ़वाल में। ठीक है, जैसे ही इन्होंने गढ़वाल में आक्रमण किया तो इन्होंने लंगूरगढ़, जो कि राजा का क्या था, गढ़ था, वहाँ पे कब्जा कर लिया और 1 साल लगातार वहाँ पे डेरा डाला रहा। 1792 में डोटी में था, वहाँ पे चीन का आक्रमण हो गया, जिस कारण गोरखों को वापस जाना पड़ा। और इन्होंने जो प्रद्युमन शाह है उसके साथ लंगूड़गढ़ की संधि की, जिसमें 3000 रुपये प्रति वर्ष कर किसको देना था, गोरखों को देना था। और ये संधि करके गोरखे कहाँ चले गए, वापस डोटी चले गए। ठीक है, पराक्रम शाह भी आंतरिक विद्रोह के कारण बहुत परेशान रहा इसके समय भी,
क्या रहा, सॉरी पराक्रम शाह का क्या रहा यहाँ पे, आंतरिक विद्रोह रहा। ठीक है, सन 1794-95 में गढ़वाल में एक भीषण अकाल आया, जो कि विश्व संगत के अनुसार 51-52 में 1851-52 में रहा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, 51-52 भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शक संवत जो है वह मेन जो ईयर रहता उससे आगे रहता है, इसलिए 1851 और 52 शक संवत जो विश्व शक संवत वाला कैलेंडर होता है उसके अनुसार क्या था उस समय ईयर 1851-52। ठीक है, और वैसे सन की बात करें तो 1794-95। ठीक है, भीषण अकाल आया, राजा की ऐसी कुगत हुई कि पूछो मत। ठीक है, उस समय एक विलियम फिंच आया था यात्रा पे, तो उसने बताया था कि वहाँ का राजा ऐसा है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कपड़ा है और फकीरों की तरह एक नॉर्मल घूम रहा था। तो वह किसके कारण था, यहाँ पे भीषण अकाल के कारण। ठीक है, जैसे ये बेचारा अकाल से उभरता तो 1803 में 8 सितंबर 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया। लगभग कहा जाता है कि 9 की रिक्टर स्केल में यहाँ पे भूकंप आया था, जिसका केंद्र क्या था, श्रीनगर था। ये चीज़ें पूछता है, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, जिसका केंद्र कहाँ था, श्रीनगर था। और मौलाराम के अनुसार इस भूकंप में कुल टोटल गढ़वाल में 2500 लोग ही बचे थे। ठीक है, और बाकी सब क्या हो गए, उथल पुथल हो गए। ठीक है, जिसके बाद जैसे ही ये बेचारा इस भूकंप से भी उभरता और गोरखों को पता चला कि गढ़वाल में इस तरीके से भूकंप आया है और राजा जो है अभी अपनी सेना में नहीं है, क्योंकि 2500 लोग बचे हैं तो इसके पास क्या ही सेना होगी। ठीक है, और इसके पास पैसा भी नहीं है, उससे पहले अकाल था, फिर उसके बाद भूकंप। तो गोरखों ने इसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ पे पुनः आक्रमण किया और गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा में, देहरादून के खुड़बुड़ा में युद्ध हुआ, और जिसमें क्या हुआ, गोरखा विजित हुए और गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पवार वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद पवार वंश का उदय होगा हमारा टिहरी रियासत के रूप में, वहाँ पे हम उसको आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पवार वंश के शासक थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और पवार वंश के जितने भी हमारे सीरीज हैं, जितने भी हमारे वीडियो आए हैं, उन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगले जी हम इसमें लाएंगे, हम पढ़ेंगे पवार वंश का शासन व्यवस्था, जिसमें हम इस पवार वंश को पूरी तरह से समाप्त करके फिर अगले जो चैप्टर रहेंगे उसमें पढ़ेंगे हम गोरखा शासन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।